गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार महावर आपके सामने भूगोल विषय की कक्षा 12 की लेसन नंबर 2 की बात करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। देखिए, इस पृथ्वी पर मानव को रहते हुए या मानव का जन्म हुए लाखों वर्ष बीत चुके। कुछ जो क्षेत्र हैं जिनमें मानव के विकास में कई तरह के परिवर्तन आए, तकनीकी कौशल से आज ज्ञान की दक्षता तक प्राप्त कर चुका है और कई स्तरों पर उन्होंने अन्वेषण और शोध कार्य कर लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव की आज भी जन्म से लेकर आज तक भी उसी प्रारंभिक अवस्था में थे जैसे वो पहले थे, वैसे आज है। आज हम उन आदिम क्षेत्रों की बात करेंगे जो घने बसे हुए हैं, जो दुर्गम जलवायुवीय परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कठोर जलवायु की परिस्थितियां हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, शीत प्रदेश है, घास के प्रदेश है, उनमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं इस पृथ्वी पर जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से रीति रिवाजों एवं परंपराओं में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं और प्रथाओं में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इस पृथ्वी पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो देखिए, इस पृथ्वी को कई कटिबंधों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर कई तरह के कटिबंध है। जो आपको ये जो आड़ी रेखाएं दिख रही है, इस पृथ्वी को जो विभाजित किए हुए हैं या इस आड़ी रेखाओं का जो जाल दिख रहा है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये क्या करती है? अपनी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इससे 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। वैसे इस पृथ्वी के 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। वैसे अक्षांश रेखाएं कितनी है? 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांश रेखाओं की स्थिति है। तो देखिए, पहले हम इन जनजातियों के बारे में बात करने से पहले इस पृथ्वी की जो जलवायुवीय परिस्थितियां हैं वो कैसी है, उन्हीं के आधार पर हम उनके क्षेत्रों को इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में जो जितना भी जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये स्थलीय भाग की प्रधानता ज़्यादा है और दक्षिणी जो 0 डिग्री से नीचे के गोलार्ध में जलीय भाग की प्रधानता ज़्यादा है। तो देखिए, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में। उत्तर में ये कर्क रेखा और दक्षिण में ये मकर रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे उष्ण उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको मालूम है कि सूर्य की किरणें लंबवत किस गोलार्ध में पड़ती है? जो लंबवत कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा के नज़दीक कौन कौन सी रेखाएं हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा। इसलिए तापमान ज़्यादा होने के कारण इसको उष्ण उपोष्ण प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते हैं तो तिरछी होती जाती है, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं तो तिरछी होती जाती है। तिरछी होने के कारण तापमान में कमी आती जाती है। तो दोनों ध्रुव कैसे बसे हुए हैं? ठंडे प्रदेशों से बिल्कुल ढके हुए हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का ये क्षेत्र है, इसे हम समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध, इसे कह दिया अपन ने उष्ण कटिबंध, इसे समशीतोष्ण कटिबंध। वैसे ही 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, इसे भी हम क्या कहेंगे? समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। समशीतोष्ण कटिबंध। क्यों उष्ण क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, जिससे तापमान में कमी आती जाएगी और ज़्यादा ही तापमान कम हो जाएगा जब 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र, इसे कहेंगे हम शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक इसे शीत कटिबंध कहेंगे। अब देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि सबसे कठोर जलवायुवीय परिस्थितियों वाले प्रदेश कौन कौन से हैं जिनमें ये जनजातियाँ पाई जाती है, जो लाखों वर्षों से अपना जीवन यापन कर रही है। तो जनजातियाँ वैसे हम देखते हैं
तो सबसे पहले देखें ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों के निवासी एस्किमो जनजाति की बात करते हैं। जो एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पर फैली हुई है इस पृथ्वी के जो ये महाद्वीप है, इनमें सबसे पहले बात करें हम एशिया महाद्वीप, एशिया, ये इधर आता है यूरोप महाद्वीप, ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए इन महाद्वीपों के बारे में आप कक्षा 6 से ही अध्ययन करते आ रहे हो। इस पृथ्वी पर ये 7 महाद्वीप है, लेकिन वर्तमान के अध्ययनों की पुष्टि से एक और महाद्वीप के बारे में जानकारी मिली है कि वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में जो न्यूजीलैंड जो वर्तमान में देश बसा हुआ है वो पहले जिलैंडिया नामक महाद्वीप पर बसा होने की पुष्टि हुई है। ये जिलैंडिया जो स्थलीय भाग है जो पहले धरातल के ऊपर था, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वो ढक गया। लेकिन कभी भी भविष्य में यदि समुद्र का जल स्तर गिरता है तो ये जिलैंडिया महाद्वीप पर जो न्यूजीलैंड है, ये जो न्यूजीलैंड बसा हुआ है जिलैंडिया महाद्वीप पर, ये उभर कर सामने आ जाएगा। तो 8वां महाद्वीप कौन सा बनेगा हमारा? जिलैंडिया महाद्वीप बनेगा। कौन सा महाद्वीप? जिलैंडिया। जीएस साइंस ने इसका पता लगाया है। किसने? जीएस साइंस की जो फैकल्टी है उन्होंने इसका पता लगाया है, जिलैंडिया महाद्वीप के होने की पुष्टि की है। बात करते हैं हम एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? वैसे एस्किमो जनजाति, एस्किमो शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति। तो एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र है जो एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र है? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये बेफिन की खाड़ी और बेफिन द्वीप समूह है, ये छोटे छोटे जो दर्शा रखे हैं। इधर टुंड्रा और टेंगा प्रदेश, यूरोप और एशिया का सम्मिलित प्रदेश जिसे यूरेशिया कहा जाता है, साइबेरिया। और ये वाला क्षेत्र बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग सागर कहेंगे इसको, बेरिंग सागर। देखिए पृथ्वी पर 5 महासागर है। कौन कौन से? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो दोनों छोरों पर है, इस पूर्वी छोर पे और पश्चिमी छोर। वैसे अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो ये वाला अलास्का के उत्तरी अमेरिका वाला भाग और एशिया का जो साइबेरिया वाला भाग, ये जो भाग है ये आपस में जुड़ा हुआ है ग्लोब पर। और इसके बीच में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर स्थित है, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग परस्पर जुड़ा हुआ है। इसके बीच में जो पानी वाला क्षेत्र है उसको प्रशांत महासागर कहते हैं। यहाँ पर हम मानचित्र में इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर देखते हैं इसको प्रशांत महासागर को। मानचित्र पर कहाँ पाते हैं हम? पूर्वी और पश्चिमी छोर पर, ये प्रशांत महासागर। उसके बाद में बात करें जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो जलीय भाग है इसे हम कहेंगे अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। और भारत के नीचे जो भारत के मानचित्र दिख रहा है, ये भारत का दक्षिणी मानचित्र दिखाई दे रहा है। केवल उत्तर में तो इसमें स्थलीय सीमा में दबा हुआ है एशिया की। तो देखिए ये दक्षिणी हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। इसके बाद में ये इधर आ ही जाता है अंटार्कटिका के जो ऊपर जो जलीय भाग था जो बिल्कुल बर्फ़ से ढक गया है,
और इसकी बर्फ़ की जो परत है वो मोटी ज़्यादा होने के कारण इसको सागर की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया है। इसलिए नहीं तो दक्षिणी ध्रुव महासागर कहलाता था। अंटार्कटिका के जो ऊपर है जो पानी वाला भाग जो बर्फ़ की मोटी परत के कारण बिल्कुल ढक गया। उत्तरी गोलार्ध में बर्फ़ की पतली परत है, इसके नीचे जो तरल पदार्थ है वहाँ पर आर्कटिक महासागर पाया जाता है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर रह गए? केवल 4। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव महासागर को सागर की श्रेणी से हटा दिया गया है बर्फ़ की मोटी परत होने के कारण। और छोटे छोटे कई सागर हैं जिनमें पहले हम बात करें उत्तरी अमेरिका के। हाँ, उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र हैं जिनमें अलास्का और कनाडा, अलास्का से लेकर कनाडा, कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से लेकर साइबेरिया, साइबेरिया से बेरिंग सागर तक जो ठंडे बर्फीले प्रदेश हैं उनमें ये जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति बिल्कुल दुर्गम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं एस्किमो जनजाति। वैसे एस्किमो जनजाति के अलावा एस्किमो जनजाति के बाद में दूसरी जनजाति आती है, वो है उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में निवास करने वाली, उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन। उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन। तो देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ पर है, उष्ण और शुष्क प्रदेश कहाँ पर है? तो हमने उष्ण और उपोष्ण प्रदेश पढ़े थे। उष्ण और उपोष्ण प्रदेशों में ये वो जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, अफ्रीका के इस वाले भाग में ये जनजाति पाई जाती है। उष्ण उपोष्ण प्रदेश जहाँ कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये भाग किस नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप में? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला है, अगली जनजाति है तीसरी, वो है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय घने सघन वनों के निवासी पिग्मी सेमांग, पिग्मी सेमांग सकाई, पिग्मी सेमांग सकाई। ये विषुवत रेखीय प्रदेश सघन वन कहाँ पर है? ये विषुवत रेखीय प्रदेश ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहें। विषुवत रेखीय प्रदेशों में सघन और घने वन कहाँ पर है? यह एक तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, जिसे हम अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन, कांगो बेसिन जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र से ढका हुआ है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और यूँ कहा जाता है इन दोनों, घना जंगल है, इन दोनों क्षेत्रों के लिए यूँ कहा जाता है कि सूर्य की किरणें धरातल पर भी नहीं पहुंच पाती, इतना सघन घना आवरण है। इन प्रदेशों के निवासी कौन कौन से हैं? पिग्मी सेमांग और सकाई। पिग्मी सेमांग सकाई इन प्रदेशों में निवास करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। अगला जो क्षेत्र आता है उनमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में बसने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी, घास के मैदानों के निवासी, मैदानों के निवासी। अब वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? वो है मसाई और बद्दू, मसाई और बद्दू। अब मसाई और बद्दू उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर है? तो देखिए ये है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध जो अमेजन बेसिन है, जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, इसमें ही है शुष्क जो घास के मैदान है, छोटी घास वाले मैदान कहें इनको। ये उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है इनको छोटी घास वाले मैदान कहते हैं। ये बसते हैं, ये क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसको क्या कहा जाता है? कंपाज। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसको क्या कहा जाता है? कंपाज कहा जाता है, कंपाज।
क्या कहा जाता है? कंपाज। ब्राज़ील बेसिन के अलावा दक्षिणी अमेरिका के इसी क्षेत्र में ये वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला में है लानोज। लानोज लानोज कंपाज और लानोज जो छोटी घास वाले मैदान हैं ये दक्षिणी अमेरिका में। इधर अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से छोटी घास वाले मैदान हैं? उनमें सवाना, सवाना घास के मैदान इथोपिया, कांगो बेसिन के पूर्व में इथोपिया में सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये घास के मैदान है सूडान और इथोपिया क्षेत्र में, सूडान और इथोपिया क्षेत्र में सवाना घास के मैदान। इन घास के मैदानों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई और बद्दू। लानोज, कंपाज, सूडान में सवाना। अगला जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन सी घास के मैदान? लंबी घास वाले मैदान। इनमें कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? किर्गिज, किर्गिज, किर्गिज जनजाति। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी कौन से? किर्गिज। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान एशिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में है, और इसमें भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। तो वो कौन कौन से घास के मैदान है जहाँ पर किर्गिज जनजाति पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी किर्गिज। तो देखिए यूरोप और एशिया में स्टेपीज घास के मैदान कौन से हैं? स्टेपीज, स्टेपीज। जैसा कि हमने देखा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाले मसाई और बद्दू जनजाति। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में लानोज और कंपास, इधर अफ्रीका महाद्वीप में समान में सुडाना, और दक्षिण में पार्कलैंड, पार्कलैंड ये घास के मैदान। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सबसे पहले ये जो जनजाति निवास करती है वो किर्गिज जनजाति। यूरोप और एशिया में जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में स्टेपीज। कौन से घास के मैदान? स्टेपीज। इधर कनाडा उत्तरी अमेरिका में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में है प्रेरीज घास के मैदान। दक्षिणी अफ्रीका में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में है पंपाज घास के मैदान। इधर जो दक्षिणी अफ्रीका है इनमें भी समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वो ये है पार्कलैंड के पास में। जो पार्कलैंड है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और इन्हीं के पास में, इन्हीं से आगे जैसे ही जो 66.5 डिग्री के बीच में ये है वेल्डस, वेल्डस। ऑस्ट्रेलिया में चले घास के मैदान 66.5 डिग्री के तक डाउन्स। न्यूजीलैंड में चले घास के मैदान वो है कैंटबरी, केटबरी। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहाँ पर किर्गिज जनजाति पाई जाती है। तो देखिए हमने देखा कौन कौन सी जनजातियाँ। सबसे पहले एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र देखे, फिर उसके बाद में बुशमैन जनजाति देखी, फिर विश्वतरेखीय सघन वनों के निवासी मसाई और पिग्मी सेमांग सगाई देखे, फिर उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी बसम मसाई और बद्दू, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी जो कि किर्गिज। अब देखते हैं पहाड़ी एवं दुर्गम पठारी प्रदेश में निवास करने वाले जो जनजाति है उनमें गोंड, भील, संथाल, मीणा, नागा जो जनजाति है वो दुर्गम पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है, और वो ये जो जनजातियां हैं ये अपने भारत में निवास करती है। भील, संथाल, गोंड, मीणा और नागा जनजाति ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में। तो यही जनजातियां अपना दुर्गम परिस्थितियों में अपना जीवन को आज भी धैर्य बनाए हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एस्किमो जनजाति की। ये एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं
एक्सिमो। एक्सिमो जनजाति। एक्सिमो जनजाति, एक्सिमो जो शब्द है इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ऐसा व्यक्ति जो कच्चा मांस खाता है वो क्या कहलाता है? एक्सिमो कहलाता है। ये जो जनजाति है वो ध्रुवीय एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करती है, एक्सिमो जनजाति। अब एक्सिमो जनजाति की हम देखते हैं सबसे पहले शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना कैसी है? शारीरिक संरचना। ये जनजाति किस नस्ल की है, किस तरह की दिखाई पड़ती है, इनका कद कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है? तो देखिए शारीरिक संरचना, ये जो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। कौन सी प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। चेहरा, इसका जो चेहरा है सपाट, जबड़े भारी, बाल भद्दे व काले। बाल भद्दे व काले। कद नाटा। दांत मजबूत और सफ़ेद। त्वचा का रंग गहरा हल्का, गहरा पीलापन लिए हुए भूरा। पीलापन लिए हुए भूरा, ये त्वचा का रंग है, गहरा हल्का पीलापन लिए हुए भूरा। शरीर हष्टपुष्ट। शरीर हष्टपुष्ट। हष्टपुष्ट, ये इनकी शारीरिक संरचना है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। चेहरा सपाट, जबड़े भारी, बाल भद्दे व काले, कद नाटा, दांत मजबूत व सफ़ेद, त्वचा का रंग गहरा हल्का पीलापन लिए हुए भूरा, शरीर हष्टपुष्ट और घोर परिस्थितियों में भी अपने जीवन को अडिग धैर्य और विश्वास पे बनाए हुए हैं। देखिए इसके बाद इनका निवास क्षेत्र देखते हैं। निवास क्षेत्र, अलास्का जो उत्तरी अमेरिका में बताया था, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा और टेंगा प्रदेश, टुंड्रा व टेंगा प्रदेश, साइबेरिया, बेरिंग जल डमरू मध्य तक, बेरिंग सागर तक या बेरिंग जल डमरू मध्य तक। फैला हुआ है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ध्रुवीय क्षेत्रों में अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा और टेंगा प्रदेश, साइबेरिया, बेरिंग जल डमरू तक फैला हुआ है, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था। इसके बाद में देखिए अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। अलास्का और कनाडा, ग्रीनलैंड में इनको किस नाम से जाना जाता है? एस्किमो के नाम से जाना जाता है। एस्किमो के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा और साइबेरिया में और स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया में इनको लेप्स कहा जाता है। स्कैंडिनेविया में इसको क्या कहा जाता है? इनको
लेप्स कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेशों और टैंगा प्रदेशों और साइबेरिया में इनको क्या कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। याकूत, चुकची व तुंग नामों से जाना जाता है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में एस्किमो को इस कच्चा मांस खाने वाले व्यक्ति को एस्किमो के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा, टेंगा और साइबेरिया प्रदेश में याकूत, चुकची, तुंग के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में इसको एस्किमो के अलावा सेमोयड भी कहा जाता है। सेमोयड नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए इनकी जो जलवायु देखते हैं, जलवायु कैसी है। जलवायु निम्न तापमान, बिल्कुल कम तापमान, बर्फीली आंधियाँ, बर्फीली आंधियाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान बिल्कुल कम रहता है, सेल्सियस से नीचे तापमान कैसा, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ और कठोर जलवायु परिस्थिति। कठोर जलवायु, कठोर जलवायु यहाँ की विशेषता है। किन क्षेत्रों की, एस्किमो जनजाति के क्षेत्रों की। आगे देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु हैं। वनस्पति व जीव जंतु देखिए, वैसे तो होने को तो यहाँ पर लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है, लंबे समय का काल रहता है ग्रीष्म ऋतु का, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ध्रुवीय क्षेत्र तापमान कम पड़ता है, तो कुछ हल्की ग्रीष्म लंबे क्षेत्र तक लंबे समय तक शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु की कुछ अल्प अवधि होती है। उस ग्रीष्म ऋतु की अल्प अवधि में हल्की सी बर्फ पिघलकर धरातल पर गिरती है, तो छोटी मोटी वनस्पति उगाती है। कौन कौन सी वनस्पति उगाती है, जैसे जो लाइकेन, काई और छोटी छोटी घासें, लाइकेन, काई और कई तरह की छोटी छोटी घासें और रंग बिरंगे फूलों वाली वनस्पति उगाती है। रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग जाती है। हल्की सी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें। और जीव जंतु कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, बारहसिंगा, केरीबाऊ, भेड़िया, लोमड़ी, और रेंडियर, ये जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से जीव जंतु हैं, ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, बारहसिंगा, केरीबाऊ, भेड़िया, लोमड़ी और रेंडियर, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं इनकी जो जीविका का जो मुख्य आधार है वो कौन सा है, आखेट। आखेट पर अपनी जीविका का मुख्य आधार। आखेट में क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। आखेट किसे कहते हैं, शिकार को आखेट कहा जाता है। आखेट देखिए, वैसे ध्रुवीय जो एस्किमो जनजाति वाले क्षेत्रों में 2 तरह का आखेट किया जाता है। एक तो शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, ये लंबे समय तक किया जाता है क्योंकि लंबी समय तक की शीत ऋतु रहती है। और एक है ग्रीष्मकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट। वैसे शीतकालीन आखेट में 2 विधियां काम में ली जाती है, 2 विधियां काम में ली जाती है। वो कौन कौन सी 2 विधियां हैं, एक तो है माओपाक और एक है इतुरपाक।
माऊपाक विधि में किस प्रकार से अकेट किया जाता है कि एक एक्सिम होता है, सील मछली का शिकार किया जाता है इसमें। माऊपाक में भी सील मछली का और इतुरपाक में सील मछली और कुछ अन्य जानवरों का शिकार किया जाता है। माऊपाक में देखिए जो एक एक्सिम होता है वो बर्फ़ में एक छिद्र बना देता है और एक हड्डी की छड़ को लटका देता है। हड्डी की छड़ को लटका करके वो एक हार्पून नामक भाला होता है, हार्पून। इनका जो अकेट का मुख्य हथियार कौन सा है? हार्पून। हाँ, हार्पून नामक एक भाला होता है जो कि सील मछली की हड्डी का ही बना होता है। उससे जो पेना होता है, तिकोना नोक होती है उसकी, और उसमें एक वो छिद्र, बर्फ़ में छिद्र बनाकर वो वहाँ पर हड्डी की छड़ लटकाकर और उस भाले को लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो हड्डी की छड़ हिलती है तो मछली के आने का संकेत देती है और वो उस भाले से उस पर प्रहार कर देता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? माऊपाक कहा जाता है। और इतुरपाक दूसरी विधि, इसमें दो एक्सिम होते हैं और दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक में हड्डी और छड़ लटका दी जाती है, दूसरे एक एक्सिम हो तो हड्डी और छड़ के वहाँ पर खड़ा हो जाता है, दूसरा जो कि दूसरे छेद में मछली को चारा डालकर बुलाता है। जैसे ही वो हड्डी की छड़ हिलती है मछली के आने का संकेत होता है, वही इसी हार्पून नामक भाले से वो उस पर प्रहार कर देता है। वैसे हार्पून नामक भाले की जो लंबाई होती है वो 1.5 से 5 मीटर तक होती है, 1.2 से 1.5 मीटर तक, यानी 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है हार्पून नामक भाले की। देखिए इतुरपाक विधि में ग्रीष्मकाल की जो अल्प अवधि है उसमें जब बर्फ़ पिघलने लगती है तब ये शिकार करने के लिए एक नाव का उपयोग करते हैं, उसको कहा जाता है कयाक। ये जो नाव होती है वो 1.5 मीटर से 5 मीटर तक लंबाई की होती है। 1.5 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई की होती है। छोटी मोटी मछलियाँ को शिकार कर लिया जाता है, जिनमें सील, वालरस, ये सील